अचानक तुम आ जाओ, इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। कवि आलोक धनवा की कविता मुलाकातें से ली गई पंक्तियां हैं ये। रचते समय कवि का फोकस मुलाकात पर ही रहा होगा, या भीषण कोहरे के टाइम तो ये पंक्तियां कम से कम नहीं लिखी गई होंगी, क्योंकि कोहरे में भारतीय रेल चल नहीं पाती। तो कोई कवि हृदय क्यों चाहेगा कि उसके किसी आत्मीय को सिर्फ मुलाकात की खातिर रेल यात्रा का कष्ट सहना पड़े। ये कष्ट ही है कि रेल में बैठे बैठे 17 घंटे बीत जा रहे हैं और 300 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं हो पा रही। एक आग का दरिया है और डूब के मर जाना है कि माफिक कष्ट की इंतहा कुछ यूं भी बयां की जा सकती है। कोहरा पसरा है और ट्रेन में बैठ के जाना है। तो आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। कोहरे की मार से भारतीय ट्रेनों का हाल इतना खराब क्यों है, तमाम तकनीकों के बावजूद हालात क्यों नहीं सुधर रहे, क्या कदम उठाए जा सकते हैं और विदेश से क्या सीख ली जा सकती है। एक्सपर्ट के जरिए सारे सवालों के जवाब तराशेंगे। बांग्लादेश में तनाव की खबरें आ रही हैं और गमगीन करने वाली एक और खबर आई। भारत सरकार ने एक जेस्चर दिखाया है, जानेंगे कि ये दोनों देशों के लिए क्या मायने रखता है। दिल्ली की हवा ने भी यू टर्न ले लिया है, फिर खराब हुई तो कैसी चिंताएं सामने आई हैं, और क्या गृह मंत्री अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पश्चिम बंगाल में चुनावों की लकीर स्पष्ट कर दी है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से चलकर अलीगढ़ और कानपुर सेंट्रल के रास्ते लखनऊ जाने वाली गाड़ी संख्या 12420 गोमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:55 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। दिसंबर के अंत में ठिठुरन भरी सर्दी और कोहरे से लदे दिनों में तमाम रेलवे स्टेशन पर इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। 3 से 4 घंटे की देरी तो सामान्य मानी जा रही, क्योंकि असल में तो देरी के घंटे 13 से 17 घंटे तक खींचे जा रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय हो रही है। चलते चलते ट्रेनें रेंगने लगती हैं, रेंगते रेंगते खड़ी हो जाती हैं, फिर खड़ी ही रहती हैं। ऐसा लगता है कि इसका आविष्कार ही खड़े रहने के लिए हुआ था। धैर्य की परीक्षा लेने की मशीन बन गई हैं भारतीय रेलें। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते से हर दिन 50 से ज़्यादा ट्रेन लेट हो रही हैं। 30 दिसंबर के दिन तो ये आंकड़ा 100 की संख्या पार कर गया। मेमू, डेमू, मेल और नॉर्मल एक्सप्रेस तो लेट हो ही रही हैं। राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन्स भी लेट होने के मामले में इसी श्रेणी में आ गई हैं। आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स चल ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि कोहरे में तो ट्रेन लेट होती ही है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग। लेकिन क्या कोहरा ही एकमात्र वजह है देरी की? नई तकनीकों के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। पहले आप पैसेंजर्स का हाल सुन लीजिए। मुश्किल तो बहुत है, बहुत दिक्कत है ठंडे में। तो क्या आपका क्या कहना है? ठंड तो काफी है, कुहासा के चलते सभी ट्रेन हरी रूट के लिए देर हो रही है। मैं भी बैजनाथ धाम ट्रेन से जा रहा हूँ, लेकिन हमारी भी 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई है। अब ठंड में तो कष्ट है ही, सबके साथ, सभी पैसेंजर के साथ दिक्कत है। अहमदाबाद कहाँ? अब दिल्ली से जा रही है? हाँ, दिल्ली से जा रहे, पर गाड़ी बहुत लेट है। कितनी लेट है गाड़ी? कह रहे सुबह आएगी। वो रात भर रहना पड़ेगा। हाँ, तो पहले नहीं पता चला आपको ये? नहीं पता, कह गाड़ी रद्द हो रही है बहुत सारी। तो ये पता चला कि क्यों है ट्रेन लेट? कोहरे की वजह से? हाँ जी, कोहरे से वजह लेट हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ट्रेन लेट है या टाइम पे है? हमारा ट्रेन कितना लेट हो गया? 4-5 घंटे इतना लेट है, बहुत। रात भर इंतजार करना पड़ेगा यहाँ ठंड में बिल्कुल। इसी तरह लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं। किसी का काम छूट रहा है, किसी का अपॉइंटमेंट मिस हो रहा है। लोगों के समय और पैसे के नुकसान के डिजिटल फुटप्रिंट बिखरे पड़े हैं। रेल मंत्रालय का हैंडल टैग है, जवाब में मंत्रालय माफीनामा कॉपी पेस्ट कर देता है, खेद जता देता है, लेकिन मूल सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। तमाम नई तकनीकों के बाद भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा। आपकी स्क्रीन पर कुछ हेडलाइंस चल रही हैं, हर साल एक ही तरह की। मसलन ट्रेनों की रफ्तार नहीं थाम पाएगा घना कोहरा, FDS डिवाइस से घने कोहरे में भी सिग्नल जान पाएंगे लोको पायलट,
कोहरे में भी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन्स, ये डिवाइस करेगी मदद। जानिए रेलवे के लिए क्यों खास है फॉग पास डिवाइस इत्यादि अनादि। इन सुर्खियों में जिस फॉग पास डिवाइस FDS की बात हो रही है, उस पर करीब 8 साल पहले काम होना शुरू हुआ था। कोहरे के कारण ट्रेनों में देरी और कैंसिलेशन से बचने के लिए इसे लाया गया था। ये लोको पायलट्स को दिया जाता है। इसमें ट्रेन रूट का पूरा डेटा इंस्टॉल्ड होता है। आने वाले सिग्नल और लेवल क्रॉसिंग गेट से पहले ही ये अलर्ट भेजता है। कुल जमा हिसाब यही कि घने कोहरे की वजह से अगर लोको पायलट्स को सिग्नल का आता पता भी नहीं चल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, तो कम से कम उसे डिवाइस से पुख्ता जानकारी मिलती रहे। इस व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीते शीतकालीन सत्र में कुछ सवाल पूछे थे। मसलन, क्या हर साल कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं? अगर हाँ, तो सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? 5 दिसंबर को दिए लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 28,254 फॉग सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइड किए जा चुके हैं। लेकिन इससे असर क्या पड़ रहा है, पड़ भी रहा है या नहीं? अगर नहीं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है और इसे सुधारा कैसे जा सकता है, हमने एक्सपर्ट से पूछा। फॉग सेफ डिवाइस भारतीय रेलवे की एक ऐसी डिवाइस है जो कहीं ना कहीं लोकोमोटिव में लगाई जाती है और अब तक की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद 25,000 इस तरीके की फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई गई हैं। कोहरे के दौरान इनका अहम रोल होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, यह GPS बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें पहले से ही पूरे के पूरे ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। मसलन सिग्नल कहां पर होगा, लेवल क्रॉसिंग कहां पर होगी, स्टेशन कितना दूर है, इस तरीके की तमाम जानकारियां इसके अंदर होती हैं। और जब लोको पायलट कोहरे के दौरान चलता है तो उसे पता होता है कि अगला सिग्नल कब आएगा, लेकिन सिग्नल का एस्पेक्ट नहीं पता चलता है। सिग्नल हरा है, लाल है, पीला है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही साथ इस फॉग सेफ्टी डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वजह से जो रफ्तार है वो भारतीय ट्रेनों की थोड़ा ज्यादा रहती है। अमूमन कोहरे के दौरान जो रफ्तार रह जाती है वो कई बार 10 से 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की रफ्तार रहती है। लेकिन फॉग सेफ डिवाइस के बाद होता क्या है कि जो लोको पायलट है वो 60 kmph से लेकर 75 kmph की रफ्तार पर ट्रेन को चला सकता है। लेकिन इसकी वजह से पूरी तरीके से यात्रा निरापद होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैक खुला हुआ है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ जो सिग्नल है वो साफ साफ समझ में नहीं आता है कि लाल है, पीला है, नीला है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोको पायलट को निकल कर देखना पड़ता है। यानी ट्रेन के संचालन में सबसे अहम कड़ी है सिग्नलिंग सिस्टम। हाल फिलहाल में जब देश से दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसों की खबरें आईं तो एक बार फिर से कवच सिस्टम की बात भी हुई। कवच सिस्टम यानी ट्रेन हादसों को रोकने की व्यवस्था। इस संबंध में आप कई सारे एक्सप्लेनर्स पहले ही देख पढ़ चुके होंगे। अब खबरें ये चल रही हैं कि कवच सिस्टम का इस्तेमाल कोहरे से उपज रही लेट लतीफ़ी को टैकल करने के लिए हो रहा है। कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने अपने बहुप्रतीक्षित कवच 4.0 सिस्टम को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इसके डिवाइस लोको पायलट के केबिन में लग रहे हैं। सामने एक स्क्रीन होती है कई सारी जानकारियों से लैस। बड़ा सा सिग्नल स्क्रीन पर ही दिखता है, बत्ती हरी है या लाल वहीं का वहीं पता चल जाता है। केबिन के बाहर नहीं देखना पड़ता। फॉग सेफ्टी डिवाइस के मुकाबले इसे ज़्यादा एडवांस बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इसे दिल्ली मुंबई रूट पर 633 किलोमीटर और दिल्ली हावड़ा रूट पर 105 किलोमीटर के लिए डिप्लॉय किया जा चुका है। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं बना हुआ है। पूरा समाधान कब निकलेगा? ट्रेनें लेट होनी कब रुकेंगी? कवच भारत में निर्मित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कहीं ना कहीं लोकोमोटिव में लगाया जा रहा है, ट्रैक पर लगाया जा रहा है, लेकिन इसको लगाने की रफ्तार उतनी ज्यादा तेज नहीं है जितना अमूमन लोग सोचते हैं। क्योंकि अब तक की बात करें तो 2500 रूट किलोमीटर पर कवच को लगाया गया है और जबकि हजारों किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है वो अभी बाकी है। तो अब कवच है, कवच की एक बड़ी खासियत ये है कि इसमें कैब सिग्नलिंग होती है, यानी जो लोको पायलट है उसको अंदर से ही पता चलता रहेगा कि जो सिग्नल है वो हरा है, लाल है या पीला है। यानी कैब के अंदर बगैर देखे उसको पता रहेगा कि आगे आने वाला सिग्नल कैसा है। एक और बड़ी सेफ्टी वाली जो चीज है वो ये है कि एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें आ जाती हैं तो उनमें आपस में टक्कर नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लग जाएंगे। तो एक बड़ा काम हम कह सकते हैं कवच को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा देगा। कोहरे में निर्बाध रूप से ट्रेनें चलेंगी, ऐसा कहना काफी हद तक सही नहीं होगा,
क्योंकि भारतीय रेलवे के ट्रैक को जब तक आप पूरी तरीके से फेंस नहीं करेंगे, फेंसिंग नहीं करेंगे, तब तक यह कहना सही नहीं होगा। कोहरे में हाँ स्पीड बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, और कवच को लगाने के बाद 160 kmph की रफ्तार पर ट्रेनों को चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, जब आप कवच लगा देंगे तो ट्रैक भी तो आपका अच्छा होना चाहिए। तो भारतीय रेलवे का ज्यादातर जो ट्रैक है वो 100 kmph की रफ्तार वाला, 110 kmph की रफ्तार वाला, 130 kmph की रफ्तार वाला है, और बहुत कम ट्रैक है जो 160 kmph की रफ्तार पर जिस पर ट्रेन को चलाया जा सकेगा। आपने जापान से आने वाले ट्रेन वीडियोस देखे ही होंगे, कैसे 1 मिनट की देरी भी बहुत बड़ा मसला होता है वहाँ पर। यानी वहाँ के ट्रेन संचालकों के लिए वहाँ के लोगों का 1-1 मिनट भी अहम है। दूसरी तरफ इकोनॉमी के साइज़ के मामले में भारत ने भले ही जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफ़ी के मामले में बहुत पीछे है। ताज़ा डेटा के मुताबिक सालाना स्तर पर भारत में ट्रेन 32 से 53 मिनट की देरी से चल रही हैं, और इस लेट लतीफ़ी का एक बड़ा पहलू फोर्टिफिकेशन ऑफ टैक्स से भी जुड़ा है। माने इसमें ये सब काम शामिल हैं: ट्रैक डबलिंग और मल्टी ट्रैकिंग, गेज कन्वर्जन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर और बाड़ बंदी। रेल मंत्रालय के ताज़ा डेटा के मुताबिक रेलवे देश भर में 69,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ब्रॉड गेज नेटवर्क मैनेज करता है, लेकिन इसमें से मेन हिस्से की लंबाई करीब 11,000 किलोमीटर है, और इसी 11,000 किलोमीटर पर चलता है 41% रेल ट्रैफिक, जिसकी वजह से बढ़ जाता है बोझ, ट्रेनें होती हैं लेट। मंत्रालय का कहना है कि इसमें बेहतरी के लिए करीब 488 इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम किया जा रहा है। इसमें से 261 प्रोजेक्ट ट्रैक डबलिंग और मल्टी ट्रैकिंग के हैं। इसके साथ ही मालगाड़ियों के लिए भी अलग ट्रैक बनाने का काम अपनी गति से चल रहा है, ताकि पैसेंजर्स ट्रेन को अलग चलाया जा सके। हालांकि बाड़बंदी की तस्वीर अभी साफ नहीं है। फोकस हाई स्पीड ट्रैक्स की बाड़बंदी पर है, मसलन प्रस्तावित बुलेट ट्रेन। दरअसल ट्रैक्स का फोर्टिफिकेशन लेट लतीफ़ी की समस्या से बहुत हद तक छुटकारा दिला सकता है। ट्रैक्स पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना होने पर वो फ्री रहेंगे, हादसों की आशंका कम रहेगी और ट्रेन अपनी गति से दौड़ सकेंगी। विकसित देशों में यही होता है। हालांकि भारत के मुकाबले उन देशों में टोटल ट्रैक की लंबाई काफ़ी कम है और जनसंख्या भी काफ़ी कम है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ा पहलू तो ये भी है। हालांकि इन देशों में टेक्नोलॉजी भी अच्छे तरीके से डिप्लॉय की जाती है। मसलन जापान में हाई स्पीड ट्रैक्स को ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। कॉस्मोस जैसे रियल टाइम शेड्यूलिंग और मेंटेनेंस प्रोग्राम ट्रेन ऑपरेशन को स्मूथ बनाते हैं। कोहरे और बर्फबारी से निपटने के लिए स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ट्रैक्स पर आइस बिल्डअप ना हो। हाल के वर्षों में चीन ने भी ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना एक अलग नाम बनाया है। एडवांस सिग्नलिंग, AI ड्रिवन मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंट ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के जरिए ख़राब मौसम से निपटा जाता है। वहाँ चाहे कोहरा गिरे या बर्फ़, ट्रेनें लेट नहीं होती। इसी तरह पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी सिग्नलिंग के लिए ERTMS या ETCS सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी सिग्नल के लिए खंभों को निहारने की ज़रूरत नहीं होती। घने कोहरे में भी ट्रेन चलती ही चली जाती है। तो ये थी पूरी तस्वीर। भारत के लिए सीखने को बहुत कुछ है। सुधार की संभावना अनंत तक बनी रहेगी। ज़रूरत डेडिकेशन और इन्वेस्टमेंट की है। उम्मीद है कि नीति नियंता इस ओर गंभीरता से विचार करेंगे। अब चलते हैं सुर्खियों पर। सेंसोडेंट टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। दिल्ली की हवा एक बार फिर से ख़राब हो चुकी है। 30 दिसंबर का एवरेज AQI 388 है। इससे पहले के 3 दिन भी AQI बंटाधार ही रहा, 400 पार ही रहा। सबसे ज़्यादा 451 AQI आनंद विहार का रहा। 39 में से 17 मॉनिटरिंग स्टेशन में हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब रिकॉर्ड की गई। आंकड़े गवाह हैं कि जिस दिसंबर के 30 दिन हमने गुजार लिए वो 7 सालों का मोस्ट पोल्यूटेड दिसंबर है। बेकैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द, उसमें अरमा बिखर चुके थे। अल्ताफ राजा ने ऐसे ही किसी समय के लिए तो क्या पता नहीं कहा था। शेष आंकड़े कहते हैं कि 2018 का एवरेज 360 था, 2025 का 349 है। बात वही ठहरी कि अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। घने कोहरे और जहरीली हवाओं के बीच दिल्ली वाले 2025 की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। प्रदूषण काबू करने के लिए लागू किए गए ग्रैब 4 को भी हटा ही दिया गया है। दलील थी कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी सुधर गई है, लेकिन वो कितनी सुधरी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है। IIT कानपुर की मदद से अब साल भर टेक्नोलॉजी की मदद वाली रणनीति अपनाई जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये योजना छोटे छोटे स्तर पर प्रदूषण के स्रोत ढूंढेगी, ताकि सटीक और असरदार एक्शन हो सके। इसमें रियल टाइम सेंसर मॉनिटरिंग और सैटेलाइट डेटा से शहर के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है इसका पता लगेगा। AI वर्सेस AQI में कौन आगे निकलता है,
देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जो बोले, घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा गया। चुनाव अभी भले ही 3-4 महीने दूर हैं। अमित शाह ने 3 दिनों का बंगाल दौरा किया। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा जैसी बात कही, जो हेडलाइन बन गई। फिर ममता सरकार पर घुसपैठियों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया। आरोप महिला सुरक्षा में लापरवाही, केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने के भी थे। ममता सरकार पर भय, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तानाशाही और मनमानी के आरोप लगाते हुए ये भी बोले, बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। गृहमंत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया। बोली कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दावा किया कि एसआईआर एआई का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। एसआईआर के नाम पर गरीब और आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 दिसंबर को बांग्लादेश जा रहे हैं, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। ये दौरा तब हो रहा है जब भारत बांग्लादेश के संबंध तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं जो हैं वो चरम पर हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। इन सब से इतर खुद खालिदा जिया का जो झुकाव रहा है वो चीन की तरफ रहा है उनके दोनों कार्यकाल में, शेख हसीना के प्रो इंडिया स्टैंड से एकदम उलट। ऐसे में जयशंकर का ये दौरा अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है, जैसे भारत ने बांग्लादेश की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की तरफ से क्या इशारा मिलता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।